मुगल बादशाह अकबर, भारतीय इतिहास में ये नाम एक बहुत बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान शासक की कहानी में एक गहरा और परेशान करने वाला पहलू भी छिपा है? चलिए आज अकबर के व्यक्तित्व के इन दोनों ही पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत अकबर की उस छवि से करते हैं जिससे हम सब वाकिफ हैं, यानी एक उदार और दूर की सोचने वाले शासक जिसने इतने बड़े और अलग अलग धर्मों वाले साम्राज्य को एक साथ जोड़कर रखा। ये जो बात कही गई है ये उस आम धारणा को और पुख्ता करती है कि अकबर की महानता का असली आधार उनकी सहिष्णु नीतियां थीं। ये सोच कि अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ शांति से रह सकते हैं, यही उनके शासनकाल की सबसे बड़ी पहचान बनी। जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें एक शक्तिशाली और बुद्धिमान सम्राट की छवि दिखती है ना? एक ऐसा बादशाह जिसने लगभग आधी सदी यानी 50 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। और यही वो चेहरा है जिसे इतिहास एक महान शासक के तौर पर याद करता है। और उनकी उपलब्धियां वाकई बहुत प्रभावशाली थीं। उन्होंने एक बहुत ही कुशल सरकारी ढांचा तैयार किया, अलग अलग धर्मों में शादी करके रणनीतिक रिश्ते मजबूत किए, और इतना ही नहीं, उन्होंने सभी धर्मों के विद्वानों को एक साथ लाकर एक नए सिंक्रेटिक फेथ यानी समधर्मी विश्वास दीने इलाही की भी नींव रखी। उनके शासन का जो मूल मंत्र था वो था सुलह कुल। ये एक सूफी विचार है जिसका सीधा सा मतलब है सबके लिए शांति। अकबर ने इसे अपने साम्राज्य का सबसे बड़ा सिद्धांत बनाया जो धार्मिक सहनशीलता पर जोर देता था। लेकिन इतिहास कभी भी इतना सीधा और सपाट नहीं होता। अकबर की इस सहिष्णु छवि के बिल्कुल उलट एक ऐसी घटना भी है जो हमें उनकी विरासत पर गहरे सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। तो अब हम चलते हैं उस ऐतिहासिक घटना की ओर जो अकबर की सहिष्णुता की कहानी को सीधे सीधे चुनौती देती है, और वो है चित्तौड़गढ़ की क्रूर घेराबंदी। ये तस्वीर हमें उस शांत शाही माहौल से सीधे जंग के मैदान में ले जाती है। ये 1567-68 में हुई चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी का मंजर है, एक ऐसा युद्ध जो बहुत ही ज्यादा हिंसक और विनाशकारी था। देखिए, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। पूरे 4 महीने तक ये घेराबंदी चली। मुगलों ने खाइयां खोदी, सुरंगें बनाई, और फिर 22 फरवरी 1568 को खुद अकबर ने राजपूत सेनापति जैमल को अपनी बंदूक से निशाना बनाया। बस यही वो पल था जिसके ठीक अगले ही दिन किला मुगलों के कब्जे में आ गया। उस किले के अंदर करीब 8000 राजपूत सैनिक थे जो एक बहुत बड़ी मुगल सेना का सामना कर रहे थे, और उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लेकिन जब किला हाथ से निकल गया तो जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। अकबर ने किले के अंदर मौजूद 30,000 आम नागरिकों के कत्ले आम का हुक्म दिया, जिनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। और इस कत्ले आम के बाद जो औरतें और बच्चे जिंदा बच गए उन्हें गुलाम बना लिया गया। जरा सोचिए, ये घटना सुलह कुल यानी सबके लिए शांति के सिद्धांत से कितनी अलग है। तो सवाल ये उठता है कि अकबर ने ऐसा क्यों किया? उनके खुद के लिखे दस्तावेज इस बात पर कुछ रोशनी डालते हैं कि वो चित्तौड़ की इस जीत को किस नजर से देखते थे। अकबर ने इस पूरे सैन्य अभियान को एक मजहबी रंग दे दिया था। उन्होंने इसे जिहाद का नाम दिया और इसे काफिरों पर इस्लाम की जीत के तौर पर ऐलान किया। ये उनकी सबके लिए शांति वाली नीति के बिल्कुल खिलाफ था। और ये शायद सबसे पक्का सबूत है जो सीधे अकबर के लिखे विजय पत्र से लिया गया है। इसमें वो साफ साफ मंदिरों को तोड़ने और अधर्म के निशानों को मिटाने की बात कर रहे हैं। ये शब्द उस शासक के तो नहीं लगते जो सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए जाना जाता है। तो फिर इस पहेली को कैसे सुलझाएं? एक ही इंसान इतना सहिष्णु और साथ ही इतना क्रूर कैसे हो सकता है? चलिए इन दो बिल्कुल अलग अलग छवियों को एक साथ रख के देखते हैं। इस स्लाइड पर ये जो तुलना की गई है वो इस विरोधाभास को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ जिहाद का ऐलान और 30,000 लोगों का कत्लेआम, और दूसरी तरफ सुलह कुल का सिद्धांत और सभी धर्मों से बातचीत। यही अकबर की विरासत का सबसे बड़ा द्वंद्व है। और इस कहानी को और भी पेचीदा बनाने के लिए एक और बात है। चित्तौड़ जीतने के बाद अकबर ने उन्हीं राजपूत सेनापतियों जैमल और पत्ता की मूर्तियां आगरा के किले के दरवाजे पर लगवाईं जिन्हें उन्होंने हराया था। इतिहासकार आज तक इस बात पर बहस करते हैं कि क्या ये उनके सम्मान का प्रतीक था या फिर उनकी हार का एक अपमानजनक प्रदर्शन। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अकबर एक महान एकीकरण करता थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक क्रूर विजेता भी थे।
उनकी कहानी हमें इस सोचने पर मजबूर करती है कि हम इतिहास के नायकों की इस जटिलता को कैसे समझें और उनकी विरासत का मूल्यांकन आखिर किस तरह करें।